हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे? आज हम थोड़ा-सा अलग तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमें क्या समझना है? हमें समझना है एक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। एक्शन पोटेंशियल से मेरा कहने का मकसद क्या है कि कोई भी सेल कैसे एक्साइटेड होता है या फिर कोई भी सेल कैसे उसके अंदर एक पावर आती है, उसके अंदर पोटेंशियल जनरेट होता है किसी भी एक्शन को करने के लिए। तो हमें क्या देखना है? मेनली एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड्स और एवी नोड जो हमारे पेसमेकर सेल्स हैं हार्ट के। हमें देखना है एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग के अंदर नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर कैसे जनरेट होता है और कैसे एक एक्शन पोटेंशियल या फिर काम करने की ताकत जो है हमारे हार्ट यानी मायोकार्डियम के अंदर आती है। तो सारी चीज़ें शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या है। दो भाई हैं, एक भाई का नाम है न्यूरॉन, एक का नाम है मायोकार्डियम। अब न्यूरॉन क्या होता है, बस एक कहानी को इस तरीके से समझें। कभी भी जब न्यूरॉन को आराम करना होता है तो उसका टारगेट होता है कि मैं आराम करूँगा जब मेरे पास -70 एमबी होंगे। ये समझ लो कि ये उसका एक अकाउंट है, उसको जब तक उसको सुकून नहीं मिलता, जब तक उसके पास -70 मिलीवोल्ट उसके पास नहीं आ जाते या फिर -70 या फिर 70 मिलियन उसके पास नहीं आ जाते। मायोकार्डियम थोड़ा बड़ा है तो उसको क्या चाहिए? उसको -90 मिलियन चाहिए, जब जाके वो आराम कर सकता है। अगर वो न्यूरॉन के पास -70 नहीं होंगे तो वो कभी आराम करने नहीं जाएगा। मायोकार्डियम के पास अगर -90 नहीं होंगे वो कभी भी आराम करने नहीं जाएगा। और जो कहानी है जो तीसरे भाई की, जो एसए नोड और एवी नोड हैं, वो बेचारे मेहनती हैं, वो कभी आराम करते नहीं हैं, उसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम न्यूरॉन और मायोकार्डियम को समझते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले समझना है एक्शन पोटेंशियल हमें किसके अंदर? नर्व सेल्स के अंदर। अगर हमें समझना है एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व सेल्स न्यूरॉन का, तो उसके लिए हमें एक कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी क्या है? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहानी मैं आपको समराइज करता हूँ। अब हमारे पास एक न्यूरॉन है, वो आराम कर रहा है, उसके पास कोई और काम नहीं है, वो बस आराम से लेटा हुआ है अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर, यानी कि अपने -70 मिलीवोल्ट पर। उसके पास -70 मिलियन है, वो आराम कर रहा है, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं। अब क्या हुआ? सडनली उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एक वो चीज़ जिससे बंदा एक्साइटेड हो जाता है। तो एक उसके पास क्या हुआ, जो न्यूरॉन आराम कर रहा था उसके पास एक स्टिमुलस आया। स्टिमुलस के आते के साथ ही स्टिमुलस ने क्या बोला कि भैया न्यूरॉन जी, आप आराम कर रहे हो, आप एक काम कर दो, ये मेरे पास एक इम्पल्स है, ये हमारी छोटी बिटिया है, इसको जो है थोड़ा-सा आगे तक पास कर दीजिए। ये जो आपके पड़ोस में रहते हैं दूसरे न्यूरॉन, उनको दे दीजिए। अब न्यूरॉन बेचारा बच्चा, उसको क्या था, उसको मना करना आता नहीं था। वो हमारी तरह था, उसने क्या बोला, चलिए ठीक है सर, दे देंगे। अब उसको बेचारे को आगे उस इम्पल्स को पहुँचाने के लिए, ये जो न्यूरॉन सलमान भाई बने थे, मुन्नी को पहुँचाने जो पहुँचे थे, उसको पहुँचाने के लिए उन्हें अपने अंदर बड़े सारे कष्ट करने पड़ते हैं। अब कष्ट करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? क्योंकि इम्पल्स दीदी को आगे पहुँचाना है। अब न्यूरॉन अपने अंदर क्या करते हैं? पहले आराम कर रहे थे, अब लेटे-लेटे क्या करते हैं? अपने अंदर के सबसे पहले क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करने के लिए एक लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं। अब जैसे ही लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, तो न्यूरॉन जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, वो आराम कर रहा था, अब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सोडियम अंदर आने लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज सोडियम अंदर आने लगते हैं धीरे, 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 धीरे। और धीरे-धीरे जब पॉजिटिव चार्ज सोडियम अंदर आने लगते हैं, तो न्यूरॉन के पास जो -70 मिलियन या फिर -70 मिलीवोल्ट जो उसके पास बचे हुए थे, अब वो क्या पर करते हैं, धीरे-धीरे वो -55 तक पहुँच जाते हैं। और -55 पर जब पहुँचता है, तो न्यूरॉन कहता है कि मेरे अंदर इनफ एनर्जी आ गई है, अब मैं बन गया हूँ शक्तिमान। अब जैसे ही न्यूरॉन -55 पर पहुँचता है, जैसे ही वो शक्तिमान बन जाता है, तो वो क्या करता है, एकदम से अपने अंदर के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को खोल देता है। ये उसकी पावर है। और जैसे ही सोडियम उसके, ऐसा होता है ना एनर्जी आने के लिए, तो एकदम से जैसे ही वो अपना माय वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खोलते हैं, तो बहुत सारे सोडियम न्यूरॉन के अंदर आ जाते हैं। एकदम रश ऑफ एनर्जी उसके अंदर आती है, रश ऑफ सोडियम उस न्यूरॉन के अंदर घुस जाते हैं और वो इतनी सारी ताकत लगाता है और इम्पल्स दीदी को चुपचाप आगे वाले न्यूरॉन को दे देता है। आगे तक पहुँचा देता है जहाँ उसको पहुँचाना होता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद इंसान करेगा क्या? थक जाएगा ना। अब जब इंसान थक जाता है, तो वो क्या कहता है, मुझे आराम करना है। और न्यूरॉन को आराम कब मिलता है? जब उसके अंदर से पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं। जब पोटेशियम की बड़ी गंदी आदत है, जब पोटेशियम बाहर निकलता है तो वो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज वापस लेता जाता है, वापस लेता जाता है और न्यूरॉन के अंदर जो पॉजिटिव उसका जो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच गया था, वो धीरे 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 कम होने लगता है, वो वापस नेगेटिव की तरफ आने लगता है, जिससे सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाता है और सारा नेगेटिव चार्ज निकल कर
वो न्यूरॉन जो है वापस नेगेटिव चार्ज की तरफ आने लगता है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं एक डायग्राम के साथ। जब एक्शन पोटेंशियल हुआ न्यूरॉन के अंदर, एक्शन पोटेंशियल में क्या हुआ था, एक्शन जनरेट, उसके अंदर एक न्यूरॉन के अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ कुछ एक्शन करने के लिए। तो क्या हुआ था, फेज़ 1 आया था। जब फेज़ 1 आया था, ये वही फेज़ है, ये सबसे पहले न्यूरॉन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या थी, -70 मिलियन, -70 मिलीवोल्ट। ये उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी। अब जब ये उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, तो न्यूरॉन के अंदर क्या हुआ था, धीरे-धीरे एक लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल खुले थे, तो वो उसका था फेज़ 1। जब लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं, तो वो उसका होता है फेज़ 1। फेज़ 1 के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड पॉजिटिव, जिससे ग्रेजुअल धीरे-धीरे डिपोलराइजेशन होता है और मेम्ब्रेन वोल्टेज जो है उसके थ्रेशोल्ड यानी कि -55 तक पहुँच जाता है। अब क्या हुआ था, जब वो थ्रेशोल्ड पे पहुँच गया था, तो एकदम से उसके अंदर एनर्जी आ गई थी, तो उसको कहते हैं हम फेज़ 2। फेज़ 2 के अंदर क्या होता है, एकदम अचानक से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाते हैं और रश ऑफ सोडियम अंदर उसके अंदर आ जाता है न्यूरॉन के अंदर, और एकदम से उसको पावर दे देता है, एक डीपोलराइजेशन करने का, एक एक्शन को जनरेट करने की हिम्मत उसके अंदर आ जाती है। आफ्टर द जब वो एक्शन कर देता है, जब आप उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, आफ्टर दैट उसके अंदर जब वो थक जाता है, तो मैंने क्या बताया था, वो अब आराम करने जाता है, दैट इज रीपोलराइजेशन फेज। द फेज 3 इज द रीपोलराइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम बाहर जाने लगता है, सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो फेज 1, दिस इज द फेज 1, दिस इज द फेज 2 जहाँ पर डीपोलराइजेशन हुआ था, एंड दिस इज द फेज 3 जहाँ पर रीपोलराइजेशन होता है और सारा पोटेशियम बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है, कई बार नहीं, ज़्यादातर यही होता है, जब पोटेशियम निकल रहा होता है, जब इंसान आराम कर रहा होता है, तो वो कई बार नशे में चला जाता है। अब क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और वो इतने नशे में चला जाता है कि उसको -70 पे रुकना था, पर वो -70 पे रुकता ही नहीं है, वो उससे और नीचे चला जाता है, -70 जगह -80 चला जाता है, -85 चला जाता है। तो वो जो कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। दिस इज द स्टेट दैट इज द फेज 4, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उसको -70 पर रुकना था, पर वो -70 पर नहीं रुका, और वो चला गया एक हाइपर पोलराइजेशन स्टेज के अंदर, हाइपर पोलराइजेशन स्टेज के अंदर। और क्यों हुआ हाइपर पोलराइजेशन स्टेज हुई, क्योंकि पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो बड़े धीरे 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 क्लोज होते हैं। अब क्योंकि धीरे धीरे क्लोज होते हैं, तो धीरे धीरे क्लोज होते हैं, तो धीरे धीरे क्लोज होने की वजह से वो अपने पोटेशियम ज़्यादा लॉस कर देते हैं, और ज़्यादा पोटेशियम लॉस होने की वजह से वो और ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है और हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है। तो इस पूरी कहानी में हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है न्यूरॉन की इस कहानी के अंदर हमारा फेज़ 1, जब वो धीरे-धीरे मुन्नी को आगे पहुँचाने गया था, इम्पल्स को आगे पहुँचाने गया था। हमें याद रखना है फेज़ 2, जब उसके अंदर ताकत आ गई थी और डीपोलराइजेशन हो गया था। फिर हमें याद रखना है फेज़ 3, रीपोलराइजेशन, जहाँ पर वो पोटेशियम बाहर निकाल देता है और फिर से आराम करने चला जाता है। फेज़ 4, दैट इज़ हाइपर पोलराइजेशन, और आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन फेज़, जहाँ पर वो ज़्यादा ही आराम में चला जाता है और नशे में पहुँच जाता है, ड्यू टू द स्लो क्लोज़र ऑफ द पोटेशियम की वजह से। दिस इज़ द होल कहानी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है नर्व सेल के अंदर। अब ओवरशूट फेज क्या होता है, ये आप देख लोगे, क्योंकि पार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन जहाँ पर मेम्ब्रेन वोल्टेज जीरो, मतलब जहाँ पर मेम्ब्रेन वोल्टेज 0 मिलीवोल्ट के ऊपर चला जाता है, तो हमें सीधा पता है ना, ये चार्ट बना हुआ है, इसके ऊपर जो है ये ओवरशूट हो गया, और स्पाइक पोटेंशियल ये जितना भी नीला नीला दिख रहा था ना, ये स्पाइक पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए आप। अब क्वेश्चन क्या आ रहा था हमारे पास, क्वेश्चन आ रहा था कि सोडियम की परमिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ थी। सोडियम की परमिबिलिटी हमें समझनी है सबसे ज़्यादा कहाँ थी। सोडियम की परमिबिलिटी हमेशा पीक पर ज़्यादा होती है, यानी कि जब डीपोलराइजेशन हो रहा था, ये जब डीपोलराइजेशन हो रहा था, तो एट दिस पॉइंट, एट सी पॉइंट, द मैक्सिमम सोडियम की परमिबिलिटी थी। अब पोटेशियम की परमिबिलिटी कब थी, पोटेशियम याद करो कब निकल रहा था, पोटेशियम निकल रहा था जब न्यूरॉन आराम करने जा रहा था, जब रीपोलराइजेशन हो रहा था। तो जब रीपोलराइजेशन हो रहा होगा, तो ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन, जब हम नीचे आ रहे हैं, एट द मिड ऑफ द रीपोलराइजेशन पोटेशियम की परमिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। परमिबिलिटी यानी कि मेम्ब्रेन से आना जाना,
मेम्ब्रेन के आर पार आना जाना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब हो रहा था? ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ सोडियम मैक्सिमम कहाँ पर था? अगेन सोडियम मैक्सिमम तो पॉइंट सी पर ही था ना, जब पीक जब था, जब डीपोलराइजेशन हो रहा था उसी वक्त पर मैक्सिमम था, और उसी वक्त पर हमारा इक्विलिब्रियम जो था हमारा मैक्सिमम पहुंच चुका था। ठीक है, ये रहा मैक्सिमम। और इक्विलिब्रियम ऑफ पोटेशियम मैक्सिमम कब था? जब वो हाइपर पोलराइजेशन फेज में चला गया था, दैट इज सी फेज, जब वो नशे में पहुंच चुका था। क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के भी नीचे जाकर पोटेशियम अभी भी बाहर निकल रहे थे, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पर जाकर रुकेगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में कहाँ पहुंचेगा? -90, जो कि हाइपर पोलराइजेशन फेज में आएगा। और सोडियम मैक्सिमम कहाँ था? पॉइंट सी। मैक्सिमम सोडियम की परमेबिलिटी या फिर इक्विलिब्रियम +63 वोल्ट यानी कि पॉइंट सी पर मेंटेन हुई थी ओवरशूट के बाद। ये हैं हमारे एमसीक्यू जो इसमें से बनकर आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं आएगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं एक और नई कहानी के साथ। अब आते हैं एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है हमारे नोडल सेल्स के अंदर। नोडल सेल्स कौन से हैं? एसए नोड, एवी नोड। एसओ नोड, एवी नोड क्या है? जो हमारे हार्ट के अंदर पेसमेकर सेल्स हैं, जो हमारे हार्ट को बता रहे हैं कैसे धड़कना है, कैसे बीट करना है। हालांकि जिन लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं, जिन लोगों के जो लोग रिलेशनशिप में, उनके पास ऐसे नोड, एवी नोड के अलावा एक और भी चीज़ होती है, उनकी गर्लफ्रेंड जो उनके हाथ को धड़का रही है। पर हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास ऐसे नोड, एवी नोड है। हम फिलहाल उसी एग्जाम्पल के साथ लेकर चलेंगे। पहले कहानी, वही कहानी लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या चलता था। ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जब नोडल सेल्स के अंदर होता है तो उसके अंदर बड़ा ही सिंपल एक्शन पोटेंशियल होता है। वो कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले इसके अंदर होता है एक फेज 0। इसके अंदर ओनली 3 फेज होते हैं। फेज 0 के अंदर क्या होता है? एक एल टाइप के कैल्शियम चैनल होते हैं, वो खुलते हैं, वो कैल्शियम को अंदर लाते हैं सेल के। पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है तो क्या होता है? एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो क्या होता है? डीपोलराइजेशन होता है। जब डीपोलराइजेशन होता है तो एक्शन क्या, नोडल सेल्स क्या कहते हैं? हार्ट को बोलते हैं चलो ठीक है, आप एक बार आपकी जो है, आपको इजाज़त है, आप जाकर जो है एक बार पीट कर लें, यानी कि एक बार जाकर अपने दिल की मसल्स को एनर्जी दे देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और दिल एक बार हमारा धड़क जाता है, यानी कि हमारी एक बीट पूरी हो जाती है। एक बार जब ये काम हो जाता है फिर हमारा थकान तो ज़ाहिर है फिर से हो ही जानी है। थकान में अगेन रीपोलराइजेशन फेज आता है। रीपोलराइजेशन फेज में क्या होता है? रीपोलराइजेशन में वही सेम चीज़ कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जाएगा जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएगा और अगेन मेम्ब्रेन माइनस की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। माइनस की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, और हमारा मसल जो है रिलैक्स होगा, एक्शन पोटेंशियल फिर से रिलैक्स में आ जाएगा। अब उसमें भी एक चीज़ है, उसमें क्या एक खेल है, जैसे ही हमारा जो पोटेंशियल है जी जी गिरता जाएगा और पहुंचेगा -60 पर। -60 पर पहुंचते के साथ ही वहाँ पर एक सेल प्रेजेंट होते हैं, एक चैनल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सोडियम फनी चैनल्स या फिर सोडियम कैट चैनल्स। इसको हम SCN4 भी कहते हैं, सोडियम फनी चैनल्स और सोडियम कैट चैनल्स फेज 4 के अंदर। अब इसको हम सोडियम फनी चैनल से सोडियम कैट चैनल्स क्यों कहते हैं, या फिर हम SCN4 चैनल क्यों? SCN की फुल फॉर्म है हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स। ठीक है। अब -60 पर पहुंचते के साथ ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनके एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है? सोडियम फिर से अंदर आना शुरू कर देता है। सोडियम क्या करता है? सेल के अंदर फिर से आना शुरू कर देता है। पोटेशियम का बाहर निकलना बंद हो जाता है और एक और टाइप के चैनल खुलते हैं, दैट इज टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। और टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल खुलने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और एक बार फिर कहानी कहाँ पर बदल जाती है? एक बार फिर ये चीज़ पॉजिटिव की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। एक बार फिर -60 से फिर से पॉजिटिव की तरफ जानी शुरू हो जाती है। फिर से पॉजिटिव थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, थ्रेशोल्ड पहुंच के फिर से फेज 0 आएगा, फिर से फेज 3 आएगा, और फेज 4 से फिर से कंटिन्यू शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों नहीं आया जैसे न्यूरॉन के अंदर आया था? यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल इसलिए नहीं आता, अगर यहाँ पर अगर हम वेट करेंगे किसी स्टिमुलस का, या फिर हम वेट करेंगे कि हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तो आगे चल देंगे,
तो यानी कि आप वेट ही करते रह जाओगे, सब लोग या तो चिता पे होगे या फिर कवर के अंदर होगे, आपका दिल रुक जाएगा और दिल रुकने के बाद कोई ज़िंदा नहीं रहने वाला, ये आपको भी पता है। वो अलग बात है कोई और आकर धड़का दे तो। पर गेम यहाँ पर ये है कि एक्शन पोटेंशियल जो नर्व सेल्स के अंदर होता है उसके अंदर रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल होता है, वो रेस्ट कर सकते हैं ओनली स्टिमुलस के आने पर ही वो आगे इम्पल्स को भेजते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे कंडक्ट करते हैं। बट इन एवी नोड के अंदर जब हम बात करते हैं एसओ नोड एवी नोड की, वहाँ पर कोई भी स्टिमुलस नहीं आता है। दे आर ऑटोमेटिकली डिज़ाइन टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल अगेन एंड अगेन ताकि हमारे 1 मिनट के अंदर 70-72 जो हमारी हार्ट की बीट होती हैं वो आती रहें। कैसे आती रहें? फेज़ 0 डीपोलराइजेशन, कैसे आती रहें? फेज़ 0 डीपोलराइजेशन, देन फेज़ 3 रीपोलराइजेशन, -60 मिलीवोल्ट तक नीचे गिरा रीपोलराइजेशन, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। अब जैसे ही -60 पर पहुंचा फिर एक्टिवेट हो गए सोडियम फनी चैनल्स, सोडियम फनी चैनल ने सोडियम अंदर लाना शुरू कर दिया, पोटेशियम को बाहर निकलना बंद कर दिया, कैल्शियम को अंदर लाना शुरू कर दिया, टाइप कैल्शियम चैनल एक्टिवेट्स हो गए, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो गया, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया, पॉजिटिव होना शुरू हो गया और ये धीरे 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 फिर से थ्रेशोल्ड पहुंच और फिर से साइकिल शुरू हो गई। ये है कहानी एक्शन पोटेंशियल नोडल सेल्स की। अब ये जो फनी चैनल्स होते हैं इनको हम SCN4 चैनल्स भी कहते हैं या फिर सोडियम फनी चैनल्स भी कहते हैं। इनकी एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने आपको बताया कि ये एक्टिवेट हो जाते हैं -60 पर आकर। पर फनी चैनल्स का क्या है, SCN4 की एक क्रश है, उसका नाम है इवाब्रेडिन। अब इवाब्रेडिन का क्या दिक्कत है? इवाब्रेडिन जैसे ही आती है SCN4 के सामने यानी कि फनी चैनल्स के सामने, फनी अब नो मोर फनी, वो चुप हो जाता है। अब जैसे ही चुप हो जाता है वो क्या होता है कि एकदम से डीपोलराइजेशन स्लो हो जाता है। जैसे ही डीपोलराइजेशन स्लो हो जाता है यानी कि अब हार्ट धीरे धीरे अपनी एनर्जी को कंडक्ट कर रहा है। अब हार्ट जहाँ पर 1 सेकंड के अंदर 1 डीपोलराइजेशन कर रहा था, 1 बीट को कंडक्ट कर रहा था, वहाँ हो सकता है कि वहाँ पर 1.5 सेकंड लगा रहा हो और हमारा डीपोलराइजेशन स्लो होने की वजह से ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रग का नाम है इवाब्रेडिन, वो SCN4 यानी कि सोडियम फनी चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और उसके ब्लॉक होने की वजह से हमारे हार्ट की स्पीड कम हो जाती है, वो ब्रैडीकार्डिया में चला जाता है। तो इवाब्रेडिन हमारे हार्ट को ब्रैडीकार्डिया में लाता है। ये एरिथमियाज में यूज होता है, इसका आगे यूज हम देखेंगे। अब जब किसी भी लड़के की या फिर किसी भी लड़की की जब उसके सामने क्रश आ जाती है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड जब सामने आती है तो उसको कैसा लगता है? उसको एकदम से ऐसा लगता है ना कि दिन के अंदर लाइट एकदम से लाइट ना हो या फिर रात का वक्त है और एकदम से उसकी आंखों के सामने रोशनी आने लगती है। तो क्या होता है, इवाब्रेडिन जब भी इंसान को लेता है तो उसको एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हम ल्यूमिनस फिनोमेना। एंड व्हाट इज ल्यूमिनस फिनोमेना? ल्यूमिनस फिनोमेना इज नथिंग, इट इज जस्ट अ लाइट नजर आना इवन विदाउट द लाइट, क्योंकि SCN4 रेटिना के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और वो वहीं पर जाकर उनको एक्टिवेट कर देते हैं। So this is all about action potential of neurons and action potential of nodal cells. बहुत ईजी है, बस आपको क्या याद करना है, जब हम एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन का हम देखेंगे तो उसके हमें देखना है इसके अंदर फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, फेज़ 3 होता है, फेज़ 4 होता है। इन कंपैरिजन एक्शन पोटेंशियल ऑफ नोडल सेल्स में ओनली फेज़ 0 होता है जहाँ पर हमारे पास कैल्शियम अंदर आ रहे होते हैं वाया L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल डीपोलराइजेशन। देन फेज़ 3 होता है दैट इज रीपोलराइजेशन, पोटेशियम निकलने का। एंड फेज़ 4 जो कि मैंने पूरी कहानी सुनाई फनी चैनल्स की और सोडियम फनी चैनल्स की और SCN4 की, और इसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल नोडल सेल्स के अंदर होता है। यही कंपैरिजन है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन दैट इज इन डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व सेल। जब हम बात करते हैं नर्व की तो वहाँ पर जब डीपोलराइजेशन होता है तो वहाँ पर डीपोलराइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सोडियम। सोडियम होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को सेल के अंदर लाते हैं। बट इन केस ऑफ हार्ट, AV नोड और ऐसे नोड, नोडल सेल्स, ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन कैल्शियम होता है जो कि पॉजिटिव करंट को इंटरनली लाता है, इनसाइड द सेल लाता है। दैट इज द मेजर टू डिफरेंस। हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए इवाब्रेडिन के हमें साइड इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए और पता होना चाहिए वाई हार्ट सेल्स जो होते हैं वो क्यों ऑटोमेटिक होते हैं, क्यों उनको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती और क्यों वो कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहते हैं एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि उसके अंदर SCN4 है जो कि -60 मिलीवोल्ट पे पॉजिटिव साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर से कैल्शियम वगैरह को लेने के शुरू कर देते हैं। एंड AV नोड आर
ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होते हैं, वाइल नर्व सेल्स उनको स्टिमुलस चाहिए होता है टू गेट स्टिमुलेट। थैंक यू वेरी मच। अगर ये चीज़ समझ में आई है और इस कहानी के थ्रू आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो मुझे बताना ग्रुप में, और इससे मुझे भी पता चल जाए कितने लोगों ने वीडियो देखी है, ताकि मैं आगे इन चीज़ों को इसी तरीके से समराइज़ करूँ। अदरवाइज़ आई विल ट्राई माई सेल्फ टू चेंज द वे ऑफ टीचिंग, और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। एंड कल हम देखेंगे हाउ द एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट इन द मायोकार्डियम, दैट इज द मसल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, देन हमारा एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे।